सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और इस विषय को सबके सामने लाना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि अभी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं और दस्तावेज़ सत्यापन का दौर शुरू होने वाला है। तो ये वीडियो उन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जो अगली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में नए हैं, राजभाषा के क्षेत्र में नए-नए आ रहे हैं। और इस वीडियो का विषय रहेगा आज इस वीडियो का विषय कर्मचारी चयन आयोग वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अनुवादक परीक्षा के पात्रता के विषय से है, क्योंकि आज भी ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस परीक्षा की पात्रता को लेकर कई शंकाएं हैं और विशेषकर शंका उन्हें तब आती है जब प्रश्न खड़ा हो जाता है माध्यम प्रमाण पत्र का। तो आज के इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी शंकाओं का मैं समाधान कर सकूं। तो इस वीडियो में मैं आज आप सभी को कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में जो पात्रता दी गई है, जो पात्रता के लिए जो बिंदु दिए गए हैं, उनके बारे में समझाऊंगा और किन मामलों में और किन अभ्यर्थियों को माध्यम प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इस बात को भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ऐसे अभ्यर्थियों के साथ साझा करें जो इस क्षेत्र में नए आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखें और सभी के साथ साझा करें। तो इस वीडियो में मैं आपको शैक्षणिक पात्रता से संबंधित हर उस बिंदु को समझाने का आज पूरा प्रयास करूंगा। तो आशा है आप सभी को समझ में आएगा और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बाद में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही परीक्षा की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि एसएससी के अलावा और भी कई परीक्षा हैं, जैसे कि आईबीपीएस है, जिसके लिए छात्र हर साल पढ़ते हैं और परीक्षा भी देते हैं। आईबीपीएस है, आरबीआई है, नाबार्ड है और कई सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं भी हैं और केंद्र सरकार की कई स्वायत्त संस्थाएं भी, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ और कई सारी संस्थाएं जो हाल ही में जिनकी अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जिसके लिए छात्र प्रयास भी कर रहे हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एसएससी से। तो कर्मचारी चयन आयोग के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के विज्ञापन को अगर आप देखें तो उसमें जो पात्रता से संबंधित जो 6 बिंदु दिए हुए हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें इनको समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कई बार तो उन्हें समझ में भी नहीं आता है और कई बार वो बार-बार प्रश्न भी पूछते हैं कि माध्यम प्रमाण पत्र क्यों चाहिए, किस मामले में चाहिए, मुझे बनाने की आवश्यकता है या नहीं, मैंने तो हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, 3 बिंदु हैं इस परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में पात्र बनने के लिए, उस परीक्षा में बैठने के लिए के 3 बिंदु हैं। पहला, हिंदी में स्नातकोत्तर, दूसरा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और तीसरा हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय से स्नातकोत्तर। तो इसमें स्नातकोत्तर की जो डिग्री है वो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे आवश्यक है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं समझा दूं, सबसे पहले यहाँ पे आता है हिंदी में एमए। अगर आपने हिंदी में एमए किया हुआ है और आपने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ा है तो आप पात्र हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी में एमए तो किया है परंतु उन्होंने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा है, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में अन्य विषय पढ़े हैं जिन्होंने वो परीक्षा हिंदी माध्यम में दिया हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को चाहिए, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी पढ़ा है तो ठीक है, माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसने हिंदी में एमए तो किया है लेकिन ग्रेजुएशन में उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, तो उसको एक माध्यम प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें उसको ये लिखवा कर लाना है कि
ग्रेजुएशन में मेरा जो माध्यम था वो अंग्रेजी था। अब ये हो गया पहला। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु है इंग्लिश में एमए। इंग्लिश में अब ऐसे बहुत अभ्यर्थी जिन्होंने इंग्लिश में एमए किया हुआ है और उनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी एक विषय के रूप में उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब ऐसे भी कई मामले हैं जहां पर ऐसा भी देखने को मिला है, उसने इंग्लिश में एमए तो कर लिया लेकिन ग्रेजुएशन में उसने हिंदी नहीं लिया, जिसके कारण उसको दोबारा हिंदी में एमए करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या आता है, अगर किसी ने इंग्लिश में एमए किया है और उसने अगर किसी ने इंग्लिश में एमए किया है और उसने अगर ग्रेजुएशन में एक वर्ष भी या एक सेमेस्टर भी हिंदी एक विषय के रूप में लेकर पढ़ा है तो वो एलिजिबल है, पात्र है, उसको किसी प्रकार का प्रमाण पत्र, माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर ऐसा अभ्यर्थी जिसने इंग्लिश में एमए तो किया लेकिन उसने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं लिया, तो उसको ये आवश्यकता होगी कि वो अगर उसने ग्रेजुएशन में हिंदी माध्यम में परीक्षा दी है तो वो हिंदी माध्यम प्रमाण पत्र बनवा कर लाएगा, जिससे वो पात्र बन सकता है। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने इंग्लिश में एमए तो कर लिया लेकिन ग्रेजुएशन में उन्होंने हिंदी का एच भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा हिंदी में एमए करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ये हो गया दूसरा बिंदु। अब आ गया तीसरा। अब ये सबसे अधिक कंफ्यूजन पैदा करने वाला बिंदु है, ठीक है, जिसे मैं समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये आप सभी नए अभ्यर्थियों के सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कोई शंका पैदा ना हो। अब आ जाता है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी में ना एमए किया है ना इंग्लिश में एमए किया है, उन्होंने एमए किया है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया, किसी ने इकोनॉमिक्स से एमए कर लिया, किसी ने होम साइंस से कर लिया, किसी ने ह्यूमैनिटीज से कर लिया, किसी ने इकोनॉमिक्स से कर लिया, किसी ने हिस्ट्री से कर लिया, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, किसी ने एमकॉम किया है, किसी ने एमएससी किया है, मास्टर ऑफ साइंस और एमकॉम। अब यहाँ पर मैं सबसे पहली बात आपको आसान शब्दों में बता देना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने एमएससी किसी भी विषय से किया है, चाहे वो जिसने एमएससी किया है किसी भी विषय से, जिसने एमकॉम किया है किसी भी विषय से, या जिसने एमए किया है हिंदी एवं अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य विषय से, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों आते हैं, उसके अलावा भी और भी विषय हैं आर्ट्स में, एमए आर्ट्स में। ये एमएससी एमकॉम की बात नहीं है, एमए आर्ट्स की बात कर रहा हूं। अब एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया और एमए हो गए, एमए अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पूरा किया है, पाठ्यक्रम पूरा किया है, अगर उन्होंने स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष हिंदी और अंग्रेजी दोनों को एक विषय के रूप में लेकर पढ़ा हुआ है या एक सेमेस्टर भी उन्होंने लेकर पढ़ा हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी पूरी तरह से एलिजिबल हैं हिंदी की इस परीक्षा में बैठने के लिए। अब यहाँ पर आप डिप्लोमा को भूल मत जाइए, क्योंकि मैं डिप्लोमा को बोल नहीं रहा हूँ, तो आप डिप्लोमा को भूल मत जाइए, क्योंकि उससे पीजी डिप्लोमा है, नॉर्मल डिप्लोमा भी है और सर्टिफिकेट कोर्स भी है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी दूसरे विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में किसी भी एक वर्ष या एक सेमेस्टर भी उन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषयों को लेकर पढ़ा है, तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र हैं परीक्षा में बैठने के लिए। अब ये हो गया पहला। अब दूसरा, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मानकर चलिए एमए कर लिया हिस्ट्री से, एमएससी कर लिया फिजिक्स से और एमकॉम कर लिया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आ जाती है जब उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी ही नहीं लिया, क्योंकि ऐसे भी कई हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि ओडिशा राज्य हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और राजस्थान हुआ। ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन बेसिस पर,
चाहे वो एमएससी हो, एमकॉम हो या फिर एमए हो, किसी अन्य विषय से हिंदी अंग्रेजी की छोड़कर, ऐसे विश्वविद्यालयों ने वहाँ की आंचलिक भाषा के साथ साथ राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी को कंपलसरी किया हुआ है। मतलब अंग्रेजी आपको लेना ही है कोई भी एक वर्ष, और हिंदी और आंचलिक भाषा में से किसी एक को चुनना है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी को चुना है तो वो इसमें आराम से पात्र बन जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार की माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, आप चाहे तो बनवा सकते हैं, परंतु माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसे अभ्यर्थी को, परंतु अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं। अब मान कर चलिए अगर आप माध्यम प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी, अब मान कर चलिए किसी ने क्या किया है, एमए इन हिस्ट्री, उसने एमए हिस्ट्री कर लिया इंग्लिश मीडियम से, उसने क्या दिखाया, इंग्लिश मीडियम से उसका माध्यम प्रमाण पत्र बन गया एमए हिस्ट्री इन इंग्लिश मीडियम। अब ऐसे अभ्यर्थी ने क्या किया है, उसने ग्रेजुएशन में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ा हुआ है, लेकिन उस अभ्यर्थी ने अपना पूरा जो ग्रेजुएशन का जो मीडियम था, उसने जो जिस माध्यम में उसने परीक्षा दी थी वो पूरी की पूरी अंग्रेजी थी, लेकिन एक वर्ष उसने हिंदी पढ़ी हुई है जो कि उसे पात्र बना रहा है। तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक माध्यम प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं कि मैंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा लिखी थी और हिंदी एक माध्यम, हिंदी तो अपने विषय के रूप में पढ़ा है, उसको आपको माध्यम प्रमाण पत्र में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके अंक प्रमाण पत्र में पहले से ही अंकित किया हुआ है, क्योंकि वो लिखा हुआ है आपके अंक प्रमाण पत्र में बनाने पहले से ही लिखा हुआ है कि आपने हिंदी पढ़ी हुई है। क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एसएससी ने माध्यम प्रमाण पत्र देने के लिए, दिखाने के लिए कहा है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, मुझे भी कहा गया था, इसीलिए मैंने उस समय एक माध्यम प्रमाण पत्र स्नातक स्तर पर बनवा लिया था, तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, अगर किसी भी प्रकार के किसी भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आप माध्यम प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, नहीं भी बनवा सकते हैं अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा किसी भी दूसरे विषय से परास्नातक किया है और उसने ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ा हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए माध्यम प्रमाण पत्र बनवाना ही होगा, ये बात आप याद रखें, नोट कर लें। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी दूसरे विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको माध्यम प्रमाण पत्र बनवाना ही है, इसे आप नोट कर लें। हो सके तो वीडियो को डाउनलोड भी कर लें, ठीक है। और अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ा हुआ है तो उन्हें माध्यम प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन के लिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक और बिंदु यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। अब मानकर चलिए किसी ने हिस्ट्री में एमए कर लिया और उसने, अब देखा गया कि उसने ग्रेजुएशन में हिंदी तो उसने पढ़ ली लेकिन उसके पास इंग्लिश नहीं है, तो अगर उसने इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो ठीक है, उसको माध्यम प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसने एक इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर नहीं पढ़ा है और उसने अन्य विषयों को अंग्रेजी माध्यम में दिया है, तो उस ऐसे मामले में उस अभ्यर्थी को माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। तो इसी तरह हिंदी में भी हिंदी के लिए भी बात आ जाती है। अगर ऐसे अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो पढ़ा लेकिन उसने हिंदी नहीं लिया, ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में उसने अंग्रेजी एक माध्यम के रूप में पढ़, लेकिन उसने हिंदी नहीं लिया। अब उसने हिंदी नहीं लिया तो अगर उसने हिंदी माध्यम में परीक्षा दी है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने हिंदी नहीं पढ़ी तो यहाँ पर उस अभ्यर्थी को दोबारा हिंदी में एक एमए करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु थे कर्मचारी चयन आयोग के। थोड़ा समझाने में अगर मुझे समझाने में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। मैं
मैं अपने खाली समय में छुट्टियों के दिन आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगा, उसका उत्तर दे दूँगा। अब बात आ जाती है, अब ये तो हो गया कर्मचारी चयन आयोग का, अब आ गए आईबीपीएस राजभाषा अधिकारी, आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी। अब आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के लिए सबसे ज़रूरी एक ही, उसके लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई भी शैक्षणिक पात्रता नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, हिंदी में एमए या संस्कृत में एमए। किसी ने हिंदी में एमए किया है या संस्कृत में एमए किया है, ठीक है, और उसने ग्रेजुएशन में अगर उसको ग्रेजुएशन में कम से कम 1 वर्ष अंग्रेजी उसको पढ़नी ही है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, आईबीपीएस या अन्य किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं माध्यम प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करती, इस बात को याद रखिए। आईबीपीएस जो कि बैंकों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, नियुक्ति नहीं करती, उनको परीक्षा करवा के नामांकन उनके लिए परीक्षा करवाती है, और नियुक्ति का काम बैंकों का है। तो ऐसे इस मामले में सिर्फ आपको हिंदी में एमए या संस्कृत में, दोनों में से कोई एक, हिंदी या संस्कृत में एमए, और स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय के रूप में आपको पढ़ना है। और यहाँ माध्यम प्रमाण पत्र आईबीपीएस या बैंक स्वीकार नहीं करते, यहाँ माध्यम पत्र का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह अगर मैं चले आऊं नाबार्ड और राजभाषा अधिकारी और नाबार्ड, माफ कीजिए, आरबीआई राजभाषा अधिकारी और नाबार्ड। चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं अन्य कुछ परीक्षा है उसकी जो शैक्षणिक पात्रता है उसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के वीडियो मैंने आपको कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा अधिकारी में बताया है। तो एक बार फिर मैं आपको ये दोहरा देना चाहता हूँ कि आईबीपीएस माध्यम प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करती, इस बात को याद रखिए, नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपको कहीं भी मेरी बातों को सुनने के बाद कहीं भी कोई शंका रह गई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मुझे प्रश्न पूछें। आज शनिवार रविवार है, ये 2 दिन मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। आज शनिवार है, कल रविवार है, 2 दिन मैं आपको उत्तर देने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। और कहीं भी आपको आईबीपीएस के शैक्षणिक पात्रता के बारे में मैंने आपको जो भी समझाया है, अगर उस शैक्षणिक पात्रता से संबंधित भी उस शैक्षणिक पात्रता से संबंधित भी अगर आपकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो भी मुझे आप पूछ सकते हैं। तो आशा है आप सभी को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। सिर्फ लाइक करके मत रह जाइएगा, ज़रूरतमंदों जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं नए, जो भी इस क्षेत्र में नए आ रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी राजभाषा के क्षेत्र में आ रहे हैं रोजगार के लिए, सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, ठीक है। आपसे ये हाथ जोड़कर मेरी विनती है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखित रूप में आप सभी को यहाँ एक समझाने का प्रयत्न किया है कि किन किन मामलों में आप सभी को माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। तो यहाँ मैंने लिखित रूप में आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया है। आप सभी इसे पॉज करके या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखित रूप में आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया है ताकि आपको बार बार किसी को पूछना ना पड़े। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 2 मापदंडों के अनुसार परास्नातक और स्नातक दोनों स्तर पर माध्यम प्रमाण पत्र किन किन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, मैंने यहाँ अच्छी तरह से आप सभी के सामने जितना मेरे से हो पाया है मैंने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जानकारी आप अपने मित्रों और अन्य सहपाठियों तक भी पहुँचाएं ताकि उन्हें इसकी जानकारी हो सके। अब
इसी के साथ ही मैंने देखिए यहाँ पर एक दूसरे विवरण में मैंने स्नातक स्तर पर किन-किन विषयों को लेकर पढ़ा जाता है, विषय किस प्रकार के होते हैं, जैसे ऑनर्स, पास, और इसके साथ-साथ मैंने कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया है कि ऑनर्स कितने साल पढ़े जाते हैं, और ऑनर्स के छात्र हैं तो वो पास के सब्जेक्ट कितने साल पढ़ते हैं। इसी तरह ऐसे भी कई छात्र हैं जो ऑनर्स न लेकर केवल पास का पाठ्यक्रम ही पूरा करते हैं, और ऐसे छात्र पास पाठ्यक्रम में पढ़े हुए सारे विषयों को तीनों साल तक उसकी पढ़ाई करते हैं और साथ ही उसकी परीक्षा भी देते हैं। और इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ यह भी बताया है कि अन्य विषय क्या-क्या हैं जिसमें अनिवार्य कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जो कि आपको लिखा हुआ मिलेगा एसएससी के विज्ञापन में। कंपल्सरी और इलेक्टिव, ये 2 ऐसे टर्म हैं जो आपको एसएससी के विज्ञापन में देखने को मिलेगा। और इसी तरह मैंने यहाँ पर ये भी समझाने का प्रयत्न किया है कि किन मामलों में हिंदी मैंने बस उस अंग्रेजी को हिंदी में यहाँ अनुवाद करने का प्रयास किया है कि स्नातक और परास्नातक स्तर पर किन मामलों में एक अभ्यर्थी को माध्यम प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। तो आप सभी को समझने में कोई कठिनाई ना हो, इसका मैंने पूरा प्रयास किया है। इसके बावजूद अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी शंका हो तो आप वीडियो के एंड में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे ये प्रश्न